Please subscribe my channel. गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले है अंडाशय। दोनों तरफ दो अंडाशय आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। यह है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हम जानेंगे। उसके बाद में ये अंडवाहिनियां हैं जो दोनों तरफ स्थित होती है और इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में यहाँ पर ये गर्भाशय है, गर्भाशय गुहा जहाँ पर शिशु का विकास होता है। इधर ये गिरवा है और ये मिथुनांग है। तो आइए एक एक करके अपन इन अंगों की जो क्रियाविधि है या इनके जो कार्य हैं वो जानते हैं। सबसे पहला जो अंग है वह है प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन। नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा था कि प्राथमिक जनन अंग के रूप में है वो वृषण कार्य करते हैं। वृषण के भी दो ही कार्य थे, एक तो था नरयुग्मक शुक्राणु का निर्माण करना और हार्मोन का निर्माण करना। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग अंडाशय है और यहाँ पर भी दो कार्य संपन्न होते हैं। एक तो है मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करना और दूसरा कार्य है हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों हार्मोनों का स्रावण यहाँ से होता है। तो हार्मोन और युग्मक का निर्माण करने वाला अंग प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। तो इसके लिए एक जोड़ी अंडाशय ओवरीज पाई जाती है जो हमने अभी चित्र में देखी थी और दो कार्य इसके होते हैं। द्वितीयक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है और दो हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। एक नंबर का सीधा सा प्रश्न यहाँ बोर्ड के एग्जाम में बनता है कि मादा लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करने के लिए कौन से हार्मोन कार्य करते हैं। तो दो हार्मोन है, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों ही हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि ओवरीज अंडाशय से निकलते हैं। इसके बाद में है प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें अंडाशय पुट्टिकाएं कहा जाता है पाई जाती है। ये पुट्टिकाएं अंडाणु को निर्माण करती है। कहाँ होती है देखिए, ये जो आपको अंडाशय दिखाई दे रहे हैं इन दोनों अंडाशयों के अंदर लड़की के जन्म के समय ही यहाँ पर छोटे छोटे अंड पुट्टिकाएं पाई जाती है और इन्हीं पुट्टिकाओं के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। किशोर अवस्था प्रारंभ होने के बाद में दोनों अंडाशयों में से एक एक अंडाणु एक एक वहां के अंतराल से निकलकर आगे की ओर जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ये अंडाणु आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्सर्जन है वो यहीं से होता है किशोर अवस्था प्रारंभ होने के बाद में। आगे देखिए, अंडाशय से स्रावित हार्मोन स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जिसके द्वारा हम नर और मादा में अंतर करते हैं, तो वो परिवर्तन भी इन हार्मोनों के द्वारा आते हैं और साथ में अंडाणु का निर्माण ये कार्य यहाँ से होता है अंडाशय से। तो कौन सा प्राथमिक लैंगिक अंग? अंडाशय। कितनी संख्या है? 2 की संख्या में। क्या क्या कार्य है? मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करना और हार्मोन का स्रावण करना। अब जानते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो वे अंग जो अंडाशय के अलावा जनन में कार्य करते हैं तो वह द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, लंबी कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। आइए जब अपन चित्र में देखते हैं इसको, ये देखिए ये अंडवाहिनी है जो द्वितीयक एक अंडवाहिनी इधर की ओर है, एक अंडवाहिनी इधर की ओर है। तो ये द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में कार्य करती है और यहाँ से जब किशोर अवस्था प्रारंभ होती है दोनों अंडाशयों में से एक अंडाणु परिपक्व होकर के अंडवाहिनी में चला जाता है और ये अंडवाहिनी है वो निषेचन क्रिया के लिए, निषेचन से तात्पर्य है अंडाणु और शुक्राणु के संलयनित होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो उसके लिए ये अंडवाहिनी जो दोनों तरफ स्थित है
उस निषेचन की क्रिया के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करती है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी के अंदर। ये अंडवाहिनी जो आपको दिखाई दे रही है इसमें संपन्न होती है। यहाँ से निषेचन के बाद जो संरचना बनती है इसको अपन युग्मनज बोलते हैं। द्विगुणित संरचना, वो युग्मनज यहाँ से गति करता हुआ इस भाग में आ जाता है। इस भाग को हम गर्भाशय के नाम से जानते हैं और गर्भाशय में उस द्विगुणित कोशिका का बारंबार विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद में वह संरचना ब्लास्टुला के नाम या कोरक के नाम से जानी जाती है और उस कोरक वाली संरचना का माता के शरीर के साथ जो संबंध बनता है वो एक संरचना से बनता है और उस संरचना को हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, प्लेसेंटा या ओवल। तो इस संरचना को हम इस प्रकार से जानते हैं कि वह संरचना कौन सी है जिसके द्वारा शिशु में पोषक तत्वों का स्थानांतरण माता के शरीर से होता है। तो क्या नाम है? प्लेसेंटा या ओवल। इसी भाग के अंदर ये जो गर्भाशय है इसकी आंतरिक जो भित्तियां हैं वो मोटी होकर के शिशु को पूर्ण पोषण प्रदान करती है और उसके विकास को आसान बनाती है। जब उस शिशु का विकास पूरा हो जाता है तो यहाँ से उस शिशु को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम प्रसव कहते हैं। इस प्रसव की क्रिया में कुछ हार्मोन्स जो हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन है वो इस गर्भाशय की आंतरिक भित्तियों को संकुचित करके शिशु को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये यहाँ पर गिरवा है जो मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करती है और ये योनि है। तो इस प्रकार से ये अपने इसके महत्वपूर्ण अंग थे। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि मादा की योनि में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो वो होते हैं लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु। ये जीवाणु इस मार्ग को अम्लीय रखते हैं ताकि यहाँ पर जीवाणु से या जीवाणु का संक्रमण यहाँ पर नहीं हो, सुरक्षित रहे, इसलिए लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु लैक्टिक एसिड का यहाँ पर स्रावन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि दो अंडाशय हैं वो प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में कार्य करते हैं। ये अंडाशय और ये अंडाशय। इसके अलावा अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि मार्ग है, ये सभी द्वितीयक अंग के रूप में कार्य करते हैं। अब जानते हैं कुछ प्रजनन की जो प्रावस्थाएं हैं, फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शंस। सबसे पहले जो प्रावस्था वह है युग्मक जनन। युग्मक जनन गेमेटोजेनेसिस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वृषण और अंडाशय में जो अगुणित युग्मक बनते हैं उनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो युग्मक जनन कहलाती है। इसका नाम ही है युग्मक जनन। तो युग्मक दो प्रकार के, अंडाणु और शुक्राणु। इस प्रकार से युग्मक जनन कहलाता है गेमेटोजेनेसिस। इसके बाद में है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु के संपर्क में आकर के संलयनित हो जाते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयनित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसके बाद में है विदलन तथा भ्रूण का रोपण। युग्मनज जो शुक्राणु अंडाणु के संलयन से बनती संरचना, तो युग्मनज समसूत्री विभाजन के द्वारा एक संरचना का निर्माण करती है जिसे कोरक या ब्लास्टुला के नाम से अपन जानते हैं। और यही कोरक गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर के स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है और यह होता है प्लेसेंटा के माध्यम से। इसके बाद में है नेक्स्ट प्रसव, अटैचमेंट। तो भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चे का जन्म होता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया को हम अटैचमेंट या प्रसव के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि रजोधर्म या मासिक धर्म किसे कहते हैं? तो अंडाशय से एक माह के अंदर एक अंडाणु जब परिपक्व होकर यहाँ से निकलता है तो उस दौरान ये जो गर्भाशय है इसकी आंतरिक भित्ति के द्वारा कुछ तैयारियां की जाती है। यहाँ पर इस भित्ति की जो संरचना है वो मोटी हो जाती है और यहाँ पर रक्त का संचार बढ़ जाता है ताकि आने वाले युग्मनज कोशिका का विकास किया जा सके। लेकिन अगर इस अंडाणु का यहाँ पर निषेचन नहीं होता है तो ये अंडाणु कुछ घंटे बाद टूटकर इस रक्त झिल्लियों के साथ में योनि मार्ग से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसको हम ऋतुस्राव या रजोधर्म के नाम से
जानते हैं और यह क्रिया 48 या 50 से 52 वर्ष तक चलती रहती है और